हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी ठीक से कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे नए चैप्टर की, जो कि वेक्टर एनालिसिस पार्ट। इसमें इस सेक्शन में एज अ होल वेक्टर एनालिसिस we are going to discuss about what are the vector quantities, what are their algebraic operations, और ये फिजिक्स स्टडी के लिए वेक्टर ऑपरेशंस बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम कुछ सेक्शंस में लेकर के, कुछ पार्ट में लेकर के डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ओके, और वेक्टर से संबंधित इनके जो ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो इन सब की चर्चा हम इस वेक्टर एनालिसिस सीरीज में आपसे आगे करेंगे। तो ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो लेक्चर। तो आप सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लेक्चर पढ़ते समय उसको नोट भी करते रहिए, ताकि आपका एक नोट। सबसे पहले वेक्टर टॉपिक नया नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत मन मस्तिष्क आपके दिमाग में ये टॉपिक बैठा होगा, क्योंकि 9th में थोड़ा सा था और इस 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को काफी डिटेल वेक्टर एनालिसिस में बताया जाएगा, क्योंकि फिजिक्स स्टडी करने के लिए वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेट अस स्टार्ट टुडे। वेक्टर्स की जब बात आती है तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने पहले जो मेजरमेंट सेक्शन में डिवाइड किया था दो टाइप में, फंडामेंटल और डेराइवेटिव क्वांटिटीज में। लेकिन एज ए होल अगेन वी विल डिवाइड द एवरी फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेक्टर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्केलर। सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश, द वर्ड स, आपको पता है कि सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा सहित, दिशा सहित, यानी इंक्लूडिंग डायरेक्शन, इंक्लूडिंग डायरेक्शन। और आदिश का मतलब आ जहां लगता है उसमें क्या हो जाता है? दिशा रहित, दिशा रहित, यानी जिसमें दिशा ना हो। तो ये वर्ड सदिश और अदिश रिजेंबल करते हैं। इनका ये मतलब है विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन। इंग्लिश टर्म्स आप जानते रहिए ताकि आपको भविष्य में पढ़ने में दिक्कतें ना हो। इनको हम बोलते हैं, सदिश को क्या बोलते हैं? वी नो द सदिश को बोलते हैं वेक्टर्स या वेक्टर। अदिश को क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेक्टर, सेकंड वन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ओके, पहले हम लोगों ने क्या किस टर्म में डिवाइड किया था? फंडामेंटल, डेराइव्ड, वो तो मापन के स्तर पे था। लेकिन अब हम फिर से दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विल बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। ये ध्यान रखिए कि फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं वो इन्हीं दोनों में से होंगी, या तो वेक्टर होंगी या तो स्केलर होंगी। तो अब वेक्टर हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी आवश्यक होगा, और स्केलर हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो ये इनके वर्ड से ही आप क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो देखिए, ऊपर हमने डेफिनेशन लिख दिया है, टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए। वह सभी राशियां, वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक हो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम व्यक्त करेंगे
एटलीस्ट मैग्नीट्यूड शुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड है, विदाउट उसके क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड डायरेक्शन, then we call that physical quantity a vector quantity. Means a quantity which requires magnitude as well as direction in order to represent it is called vector quantity. वेक्टर के तमाम एग्जांपल्स हैं, जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, फोर्स, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको हम लोग बलाघूर्ण बोलते हैं, है ना। तमाम ऐसी राशियां आप देखेंगे जिनको हम वेक्टर की श्रेणी में रखते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें स्केलर्स क्या होती हैं, अदिश राशियां क्या होती हैं, वह भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल ओनली मैग्नीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड, यानी वह सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण आवश्यक होता है, दिशा नहीं, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, कार्य, ऊर्जा, ताप, ये सभी ऐसी क्वांटिटीज हैं, अगर इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है, इन्हें कहीं एक्सप्रेस करना है, इनकी चर्चा करनी है, तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड से हमारा आशय होगा, दिशा का बोध कराना आवश्यक नहीं होगा। तो उनको हम अदिश राशियां कहेंगे। ठीक है बच्चों, इतना अगर आप लोग समझ गए तो अब आगे हम वेक्टर क्वांटिटीज को दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड करने जा रहे हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में हम दो तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वांटिटी ऐसी पढ़ेंगे विच प्रोड्यूस लीनियर इफेक्ट, एक रेखीय प्रभाव उत्पन्न करता है। एंड द सेकेंड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट, जो घूर्णीय प्रभाव को व्यक्त करती हैं। जैसे आपका कोणीय वेग हुआ, कोणीय विस्थापन हुआ, जैसे आपका कोणीय एक तरह से त्वरण हुआ, कोणीय संवेग हुआ, बलाघूर्ण हुआ, ये सभी रोटेशन इफेक्ट में आती हैं। और एक तरफ देखें जैसे विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, उन सभी राशियों को हम लोग क्या कहेंगे, जो रेखीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं ध्रुवीय सदिश कहेंगे, और जो घूर्णीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं उनको अक्षीय सदिश कहते हैं। तो सदिश की भी दो कैटेगरी हम डिवाइड करने जा रहे हैं। लेट अस राइट हियर। अब सदिश राशियों की दो कैटेगरी हमने बताई। सदिश राशियों को, वेक्टर्स को हम दो पार्ट में लिख रहे हैं। पहला पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, और दूसरा क्या है, एक्सियल वेक्टर्स। ओके, तो ये वह सदिश जिनका आरंभिक बिंदु, या इसको बोलें कार्यकारी आरंभिक कार्यकारी बिंदु, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, नियत होता है, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय वेक्टर्स कहलाते हैं, सदिश कहलाते हैं। इनको हम ध्रुवीय सदिश बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका वेग है, संवेग है, बल है, ओके। अक्षीय में क्या होगा, ये सदिश घूर्णीय प्रभाव व्यक्त करते हैं। ओके, इनका पॉइंट ऑफ एक्शन
पॉइंट ऑफ एक्शन, कार्यकारी बिंदु नियत नहीं होता, नहीं होता। ओके, जैसे कोणीय त्वरण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके, कोणीय इसको बलाघूर्ण बोलेंगे, बल आघूर्ण। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी किसी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, तो वो इधर से इधर सर्कुलेट करेगी, तो कोणीय वेग जो होगा उसकी डायरेक्शन रोटेशन इफेक्ट को बताएगी। इनकी डायरेक्शन, दिशा अक्ष की तरफ होती है, अक्ष की तरफ होती है। जिस अक्ष के परितः कोई बॉडी रोटेट करती है, घूर्णन करती है, उस दिशा में इन वेक्टर्स की डायरेक्शंस जाती हैं। जैसे मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम बोल रहे हैं, टॉर्क बोल रहे हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। लीनियर में यहाँ पर टॉर्क है, वहां पर संवेग था, यहाँ पर कोणीय संवेग है, वहां पर वेग था, यहाँ पर कोणीय वेग है। तो एज ए होल वेक्टर्स को हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा। अब आगे हम लोग चर्चा करें ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिश, सदिशों का निरूपण। तो किससे? सभी सदिशों को एक तीर द्वारा, तीर जिसको बोलते हैं एरो द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ये मान लीजिए कोई वेक्टर, मान लीजिए ए है, तो लिखेंगे तो ऐसे, उसके ऊपर एरो लगा के, और ये इसकी लंबाई अगर इतनी है, ये वेक्टर ए है, तो इसकी लंबाई, इसको क्या बोलेंगे? टेल ऑफ वेक्टर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेड, यानी ये शीर्ष बोलेंगे इसको, और इसको पुच्छ बोलेंगे। टेल और हेड जनरल है। और एरो की लंबाई, तीर की लंबाई, तीर की लंबाई वेक्टर के परिमाण को तथा शीर्ष की दिशा, शीर्ष यानी हेड, एरो मतलब तीर का जो हेड है वो सदिश की दिशा को, सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। ओके, वैसे प्लेन में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन बल नॉर्थ ईस्ट दिशा में, यह बराबर मान लीजिए 10 न्यूटन है, इसे नॉर्थ ईस्ट दिशा में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इसका जो तरीका है वो ऐसे है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको प्लेन ऑफ पेपर में ये डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, इसको हम ओरिजिन मानेंगे, ओरिजिन से ना 45 डिग्री ड्रा करेंगे, और ये जो लाइन होगी ईस्ट और नॉर्थ दोनों से किस बाइसेक्टर एंगल पर होगी, तो यानी 45 डिग्री पर हमने एक स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो 10 सेंटीमीटर का ये मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, तो ओपी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन, 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, और इसकी लंबाई कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, 10 न्यूटन फोर्स। ओके, तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
एक स्केल लेकर के, क्योंकि न्यूटन में कोई मापक यंत्र तो है नहीं कि हम न्यूटन में माप लें, तो उसके लिए प्लेन ऑफ पेपर में उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम उसको स्केल लेकर के रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब हम आगे बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों के प्रकार। तो सबसे पहला जो सदिश है उसको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स यानी समान सदिश। समान सदिश यानी वह सदिश जिनके परिमाण समान हो तथा दिशा एक हो, समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। ओके, इसका मतलब क्या है? इक्वल वेक्टर्स, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर इसको हम बी कहते हैं, तो ए बराबर यहां क्या हो गया? बी हो गया। अगर हम तीसरा वेक्टर ऐसे बनाते हैं, ये भी उसी लंबाई का है, तो बराबर क्या हो जाएगा? सी। ओके, यहां पर इट इज एसेंशियल दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ध्यान रहे, सदिश का मापांक मॉड लगा करके लिखा जाता है, जो कि केवल उसके मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है, यानी परिमाण को। का मापांक, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसको बोलते हैं परिमाण। परिमाण व्यक्त करता है। तो जैसे वेक्टर ए है, उस पर मॉड लगा दिया गया, तो केवल ए लिख सकते हैं इसमें। ओके, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं है। एक वेक्टर तो ये जान गए हम लोग। दूसरा वेक्टर विपरीत वेक्टर। विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश, इसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स वह सदिश, वह दो सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशा क्या हो? विपरीत हो। विपरीत सदिश कहलाता है। विपरीत सदिश कहलाता है। ओके, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ये बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, लेकिन दिशाएं विपरीत। तो इसका मतलब यह हो गया, ए को हम माइनस वेक्टर बी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम इधर लिख दें, ये माइनस वेक्टर बी होगा, और माइनस वेक्टर बी और ए परिमाण तो समान है ही है, दिशा भी समान हो गई माइनस बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर की, तो ए को हम माइनस बी के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहां पर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। ध्यान रहे, ये दोनों चीजें प्रासंगिक हैं। यहाँ पर ए बी के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर होगा, परंतु ए को हम बी के ऋणात्मक वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। ऋणात्मक वेक्टर का मतलब उस मूल वेक्टर का परिमाण वही रहते हुए दिशा केवल विपरीत कर दी जाए, निगेटिव वेक्टर्स उसको बोलते हैं।
आप लिख भी सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स क्या है। अब इसके अलावा जैसे सह प्रारंभिक सदिश, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ये क्या होते हैं? वह सदिश जिनके आरंभिक बिंदु एक ही सहप्रारंभिक कहलाते हैं। ओके। अब जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, यहीं से दूसरा वेक्टर हमने खींच दिया बी, तो ये ए व बी क्या है? को इनिशियल है। ओके। इसी तरीके से संरेखीय सदिश बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर में क्या है? वह सदिश जिनके परिमाण कुछ भी हो, परंतु वह एक रेखा में अथवा उनके बीच 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ध्यान रहे, ये वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी संरेखीय है, एक ए है, दूसरा बी है, ये भी संरेखीय है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो व्हाट एवर आपका पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ भी हो, लेकिन कुल मिलाकर के उनको अगर हम आपस में एक दूसरे के करीब लाएं तो एक लीनियर रेखा बन रही हो तो संरेखीय सदिश कहलाएंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे समतलीय सदिश क्या होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, समतलीय सदिश इसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके। यानी वह सभी सदिश जो एक समतल में स्थित हैं समतलीय सदिश कहलाते हैं। यानी ऑल द वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन। जैसे मान लीजिए प्लेन है एक्स एक्सिस वाई एक्स, इसमें कोई वेक्टर ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई इधर की तरफ, ये सभी क्या है? कोप्लेनर। ओके। समतलीय सदिश समझ चुके होंगे। अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर समय जरूरत पड़ती जाएगी वेक्टर समय। एकांक सदिश क्या है? एकांक सदिश, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके। वह सदिश जिसका परिमाण एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। अब यहां पर एक यूनिट नहीं रखा गया है। अब कौन सा वेक्टर है? फोर्स है तो एकांक सदिश में 1 न्यूटन हो गया, 1 डाइन हो गया। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है तो 1 मीटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया। अगर मान लीजिए संवेग है तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया।
तो कुल मिलाकर के यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 रहते हैं और इन्हें उस राशि के ऊपर कैप लगाकर व्यक्त किया जाता है। ये बात समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा वेक्टर ए एकांक अपने आप आ गया अगर ए के ऊपर हमने कैप लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर है ना। सदिश ए में उसके परिमाण से डिवाइड कर दें तो हमें एकांक सदिश ए मिल जाता है। समझ में आएगा। तो ये कुल मिलाकर के है। यहां से ये भी कर सकते हैं कि किसी वेक्टर को उसके परिमाण और उसके यूनिट वेक्टर के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात, अब आगे हम जो करने जा रहे हैं वो लंब कोणीय एकांक सदिश। ठीक है, लंब कोणीय एकांक सदिश इसको बोलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स ये क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। इन तीनों एक्सिस के अलांग इधर आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। लंब कोणीय अक्षों एक्स, वाई तथा जेड के अनुदेश एकांक सदिश लंब कोणीय एकांक सदिश कहलाते हैं। आई कैप एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर है। जे कैप वाई अक्ष, के कैप जेड अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ये तो यूनिट वेक्टर हैं, यानी आई कैप का जो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे इट इज 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड जो लिखेंगे इट इज आल्सो 1, के कैप का जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे इट इज आल्सो 1। बट व्हेन वी राइट आई कैप इट मींस दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड along the x axis always। इट इज कन्वेंशनल रूल आप कह सकते हैं, एक तरह से कन्वेंशन है वेक्टर एनालिसिस में कि आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर along the x axis, जे कैप मीन्स यूनिट वेक्टर along y axis, के कैप मीन्स यूनिट वेक्टर along z axis। अब आई जे के का आप एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं। सपोज करिए आपके पास पेन है इस तरीके से, अगर इसको हम x एक्सिस मान रहे हैं, इसको y एक्सिस मान रहे हैं, तो इसको z एक्सिस मानेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। x, y, z तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। ओके, ये बात समझ में आ रही। तो किसी को कोई भी एक्सिस मान सकते हैं, ये है कि हर दो अक्ष आपस में रेस्पेक्टिवली क्या है, ऑर्थोगोनल है, यानी नॉर्मल है एक दूसरे के। तो अब आगे हम बात करेंगे जीरो वेक्टर की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो वेक्टर इसको बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश ये कैसा सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण सदैव
शून्य हो तथा दिशा स्वैच्छ हो। स्वैच्छ मीन्स आर्बिट्री, कोई भी स्वच्छ हो, शून्य सदिश शून्य सदिश कहलाता है। इसको हम इस तरीके से जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड जीरो रहेगा ऑलवेज। और अब इसकी नीड कहां पड़ती है? नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो वेक्टर, ये कहां पर जीरो वेक्टर की बात आ रही है? जब परिमाण ही नहीं, दिशा का कोई फिक्स पता नहीं है, तो जीरो वेक्टर क्यों हम लोग लेते हैं? क्योंकि वेक्टर एनालिसिस में, वेक्टर कैलकुलेशन में दिस हैज गॉट वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, पहला तर्क लॉजिकली हम बता रहे हैं, ये जीरो वेक्टर क्यों होगा? क्योंकि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, या वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के बराबर है। अगर दो सदिश समान सदिश हैं, इफ यू वांट टू टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ, देन वी विल गेट डेफिनेटली अ जीरो वेक्टर। समझ में आई बात? दूसरा लॉजिक ये है, किसी वेक्टर में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय जीरो गिव्स द जीरो वेक्टर। तो ये है। तीसरा लॉजिक ये है, अगर मान लीजिए हमने लिखा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये बराबर जीरो वेक्टर होगा यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी किसी बंद आकृति की भुजाएं, क्लोज्ड कर्व बना रहे। क्लोज्ड कर्व में जितने वेक्टर्स हैं उनको अगर हम मिला करके वेक्टर सम निकालें तो एक बंद आकृति बने। तो इस बंद आकृतियों के सभी वेक्टरों का जो वेक्टर सम है ऑलवेज गिव्स यू जीरो वेक्टर, क्योंकि जहां से चले थे वहीं आ गए। और जीरो वेक्टर में आप ये समझ लीजिए कि ये एक्स वाई ओरिजिन है, इसको पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, ये जीरो वेक्टर किसी भी दिशा में, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर। तो सामान्यतः जो मूल बिंदु, किसी भी स्थिति का जो मूल ओरिजिन होता है, उसको अगर हम देखें तो जीरो वेक्टर वी कैन राइट इट। और जीरो वेक्टर की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो वेक्टर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी जीरो वेक्टर में किसी वेक्टर को ऐड कर दें, we will get the vector A itself. If vector A is added with zero vector, gives the vector property is that if we multiply any finite number n to zero vector, we will get the zero vector itself. Third property, if we multiply zero number to any vector A finite, we will get the zero vector. ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, यानी वेक्टर ए में जोड़ें अथवा घटाएं, इफ वी ऐड जीरो वेक्टर और सब्ट्रैक्ट जीरो वेक्टर फ्रॉम एनी वेक्टर व्हिच इज फाइनाइट, वी विल गेट द वेक्टर ए इटसेल्फ, एंड बाय मल्टीप्लाइंग जीरो वेक्टर टू एनी नंबर गिव्स द जीरो वेक्टर, मल्टीप्लाइंग जीरो नंबर to the vector A gives a zero vector. So these are the properties of zero vector. Okay. Let us talk about the position and displacement vector. Position and displacement vector. यानी स्थिति व विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। ओके, अब स्थिति सदिश क्या होता है? किसी वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष
स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। इसकी लंबाई मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती। ओके, जैसे मान लीजिए किसी क्षण t1 पर किसी गतिशील वस्तु का पोजीशन p है, उसे हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहां लिख रहे हैं r1 है। ओके, r1 वेक्टर। इसी तरीके से जब कण बिंदु P पर Q पर पहुंचता है तो ये क्या है, r2 वेक्टर है। और OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट कण का P पर यानी t1 समय में स्थिति सदिश OQ बराबर R2 कण का बिंदु Q पर यानी t2 समय स्थिति सदिश। ओके, अब P से Q को अगर हम ज्वाइन कर दें, है ना, ये जो PQ सदिश होगा, वेक्टर PQ, ये क्या होगा, वेक्टर PQ which is equal to R2 minus R1 बराबर विस्थापन सदिश। अब ये कैसे होगा, इसको जब हम वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि बताएंगे, ट्रायंगल ला, तो उससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस वेक्टर का इस वेक्टर में सम लेंगे तो इसके इक्वल होगा, और इसमें से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो इसके इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा PQ यानी विस्थापन सदिश। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों का अंतर है। ओके, अंतर है। तो कुल मिलाकर के जो हमारा डेल्टा R वेक्टर है, इसको हम PQ कह रहे हैं, ये बराबर R2 माइनस R1 है। यही क्या है, विस्थापन सदिश। किसी क्षण वस्तु की मूल बिंदु के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर स्थिति होगी, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। और तो क्षण t1 पर ये है, क्षण t2 पर R2 है, और इन दोनों t2 और t1 के क्षणों का अंतर यानी ये डेल्टा t दैट इज t2 माइनस t1 में जो विस्थापन है वो R2 माइनस R1 है। तो आज हम लोगों ने एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स काफी कुछ पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वेक्टर एनालिसिस सेकंड में हम लोग चर्चा करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स पर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये हमको डिटेल में पढ़ना है। तो हम वेक्टर एडिशन को अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो थोड़ा बहुत पढ़ के आइए और वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो आज बस इतना ही, शेष अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।